हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं आपके बुक का, जो कि है अध्याय नंबर 21, आंकड़ों का निरूपण। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपने पहले ही आंकड़ों के बारे में पढ़ रखा है, राइट। तो यहाँ पे आंकड़ों का संग्रह हम समझेंगे क्या होता है। जैसे एक स्कूल में एक अध्यापक ने कक्षा 5वीं के 20 छात्रों के अंग्रेजी के अंकों का आंकड़ा एकत्र किया। ठीक है, ये 20 बच्चों का है। यह आंकड़ा निम्न प्रकार से है, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या हुआ है, क्रमांक, प्राप्तांक, क्रमांक, प्राप्तांक। 20 बच्चे हैं, ये हो गए 20 बच्चे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जो पहला रोल नंबर है उसके 75 मार्क्स आए, दूसरे के 52 आए, फिर 80 आए। तो ऐसे हर बच्चे के जो मार्क्स है वो क्या कर लिया है, इन्होंने रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद देखिए क्या बोला है इसमें। यह आंकड़ा एक निश्चित आंकड़ा नहीं है। इस प्रकार का आंकड़ा कच्चा आंकड़ा कहलाता है। कच्चे आंकड़े से उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना सामान्यतः सरल नहीं होता। उपयोगी सूचनाओं को समझने के लिए छात्रों के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तथा उन्हें सारणीबद्ध करते हैं। अब बच्चे देखिए, टीचर ने ऐसे मार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे हाईएस्ट किसको मिले हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक करके देखोगे किसको हाईएस्ट मिले हैं, और मे बी आपको टाइम लगे, राइट। और मैं कहूँ कितने बच्चे फेल हो गए हैं, कितने बच्चों को कम मार्क्स, इतने से कम मिला है, तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये आंकड़ों का प्रबंधन सही नहीं हुआ है। आपने क्या किया, लिख तो लिया इंफॉर्मेशन, बट इससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको सही से। तो आप क्या करेंगे उस केस में, आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्राप्तांक 48, 52, 56, 62, 75, 80, 85, 90। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे पता है कि इतने ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों के ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। मैंने कहा छात्रों की संख्या, 48 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 52 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 56 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 62 3 बच्चों के आए हैं, 75 3 छात्रों के आए हैं, 80 3 के आए हैं, 85 2 के आए हैं, और 90 3 के आए हैं। अब अगर आप इन्हें जोड़ें, 2 4 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17 और 17 3 20, कितना बना, 20 बच्चे बन गए। क्योंकि ये छात्रों की संख्या, यानी ये पूरे के पूरे 20 बच्चों का आंकड़ा दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, आप कहोगे 2 बच्चों के आए हैं, 90 आए हैं। ठीक है, आपने क्या करा है, ध्यान से देखो, आपने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। किसमें, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, छोटे से बड़ा। अब इस केस में आप देख के बता सकते हो, सबसे कम 48 है, 2 बच्चों के आए हैं। तो इस सारणी को देखकर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, राइट। जैसे अधिकतम अंक कितने हैं, उत्तर 90, और न्यूनतम अंक कितने हैं, 48। तो ये देख के बता पा रहे हैं ना आप। ऐसे ही आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, आंकड़ों को चित्र की सहायता से भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस प्रकार का प्रदर्शन आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है, जिसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है। चित्रात्मक प्रदर्शन की कुछ विधियां इस प्रकार से है। पहली, चित्र आलेख विधि। क्या है, चित्र आलेख विधि। चलिए समझते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों के प्रदर्शन में सारणी में उल्लेखित, जो आपके उल्लेखित आंकड़ों को किसी वस्तु के चित्र को एक निश्चित मात्रा में लगाकर दर्शाया जाता है। देखिए कैसे बताया जाता है। आप कोई एक चित्र ले लेते हो और उससे ही चीजों को दर्शाते हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझेंगे आप। एक होटल में एक सप्ताह में जो सामग्री की खपत निम्न प्रकार से है। जैसे यहाँ डेटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं। कैसे, सामग्री दे दी आपको, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, चाय, चीनी, फल। अब भार जो है वो किलोग्राम में, यानी गेहूं इतने किलोग्राम था, चावल 10.5 किलोग्राम था, दाल 3 किलोग्राम था, सब्जी 11.5 किलोग्राम थी, चाय 1 किलोग्राम, चीनी 5 किलोग्राम, फल 7.5 किलोग्राम। अब इन्होंने क्या बोला है, इस आंकड़े को चित्र आलेख की सहायता से दर्शाइए। तो हमने क्या कहा कि ये जो आपका डायमंड का साइन है, ठीक है, या तो आप ऐसे कह लो, जो चतुर्भुज का साइन है ये 1 किलोग्राम को दर्शाएगा, और ये जो आधा है ये आधे किलोग्राम को दर्शाएगा। किसको, आधे किलोग्राम को। हमने ऐसा मान लिया, आधा का मतलब है तो आधे किलोग्राम होगा, है ना। अब इस केस में क्या होगा, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, गेहूं यानी ये 12 बनाओगे, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 7 8 9 10 11 12 बना लिए। पर अभी आधा किलोग्राम तो बचा हुआ है, तो उसके लिए आप आधा डायमंड बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चावल। चावल कितने किलोग्राम, 10.5, तो 10 पूरे हैं, एक आधा है। सब्जी के लिए, सॉरी माय बैड, दाल के लिए 3 पूरे हैं, 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ऐसे ही बच्चों, सब्जी का, चाय का, चीनी का और फल का इन्होंने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है।
तो इसे कहते हैं हम चित्र के द्वारा आंकड़ों को दर्शाना, ठीक है, चित्रात्मक आलेख, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें हमने चित्र आलेख देख लिया, अभी हम दूसरा आलेख देखेंगे जिसे हम कहते हैं दंड आलेख। तो दंड आलेख क्या है? आंकड़ों को दंड यानी बार, बार आप जानते हो ना, इस तरीके से, तो दंडों के द्वारा दर्शाना, दैट इज कॉल्ड दंड आलेख, की सहायता से भी दर्शाया जा सकता है। इसके लिए हम क्षैतिजीय या लंबवत दंडों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैमाना। विभिन्न संख्याओं को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ के लिए पैमाना चुनने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा आंकड़ा चुनते हैं। उदाहरणार्थ, यदि स्कूल के छात्रों की संख्या का आंकड़ा हो तो 50 छात्रों को दर्शाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर के दंड आलेख का प्रयोग करते हैं। दंड की एक इकाई तथा दर्शाई गई मात्रा के बीच का संबंध दंड आलेख का पैमाना कहलाता है। सभी दंड समान चौड़ाई के होने चाहिए। जैसे कि बच्चों, पैमाना को इस प्रकार लिखा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 50 छात्र। अब बच्चों देखो क्या होता है कि जो हम पैमाना, हम यहाँ ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो उसमें आपने नोटिस क्या होगा, ऐसे ना एक बॉक्स बना होता है, उसमें बहुत छोटी 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 लाइंस डिवाइड होती हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और वो 10-10 करके ऐसे बनी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर मैंने कहा कि मुझे 1000-2000 उसमें रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 1-2 करके तो लेके नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, एक पैमाना चूज कर लूंगी कि ये 100, फिर 200, 300, 400, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ यही किया है, 1 सेंटीमीटर को माना कितना, 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 50 छात्र। क्लियर। तो सामान्यतः ग्राफ पेपर पर क्षैतिजीय तथा लंबवत दोनों ये प्रकार की रेखाएं होती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको ऐसे खींच के बताया था ना, इस तरीके से वो बनी होती हैं, और सारे बॉक्सेस 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, ऐसे लंबवत भी होती है और क्षैतिजी भी होती है, ठीक है ना। उदाहरण 2 देखिए बच्चों, 5 कक्षाओं में छात्रों की संख्याएं निम्नवत अंकित की गई है। कक्षा 1 में 200 बच्चे हैं, 2 में 250, 3 में 150, कक्षा 4 में 300 और 5 में 250। अब क्या बोला गया है, इस आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। तो आपने क्या किया, एक बच्चों एक्स एक्सिस खींची, आपने पढ़ा भी है पहले, और वाई एक्सिस खींची। एक्स पे आपने दिखाया कक्षाएं और वाई पे दिखाया छात्रों की संख्या। अब इसे आप ऐसे नहीं दिखाते 1, 2, तो फिर आप तो बहुत दूर तक जाते, आपका डेटा बहुत लंबा हो जाता। तो हमने क्या करा, हमने 100-100 का गैप ले लिया, है ना, 100-100 की इकाई ले ली। दो रेखाएं OX और OY एक दूसरे को लंबवत खींचिए। OX तथा OY क्रमशः क्षैतिज अक्ष तथा लंबवत अक्ष है। अब देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। रेखा OY पर 0 से शुरू करके 1 सेंटीमीटर के मध्य अंतर से 3 चिन्ह बनाते हैं। फिर उन्हें 100, 200 तथा आगे की 100 के अंतराल में, देखिए मैंने कहा था ना 100 का इंटरवल लिया है हमने, 100, 200, यहाँ पे ये 0, फिर 100, फिर 200। अब मैं कहूँ अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 50 होगा, है ना। ऐसे ही इसके बीच का कितना होगा, 150 होगा। तो इस तरीके से अंतराल लिया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करा है, अब क्षैतिज अक्ष पर समान अंतराल से 5 चिन्ह बनाते हैं, उनके नीचे कक्षाओं के नाम लिखे जाते हैं, फिर एक लंब रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है, एक लंब रेखा। देखो 5 क्लास है इसलिए 5 है, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताइए, ये चीजें तो समझ में आ गई, आपने एक एक्स एक्सिस खींचा, एक वाई एक्सिस खींचा। एक्स पे आपने पहले वाला दिखाया कक्षा, वाई पे दिखाया आपने छात्रों की संख्या, और आपने ये भी बता दिया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 50 छात्र, यानी यहाँ पे आएंगे 50 छात्र, ये भी 50 छात्र, ये भी 50 छात्र, इस तरीके से ये 1 सेंटीमीटर 50 छात्र। अब आपने ये बोला कि क्लास 1 में 200 बच्चे हैं, तो यहां से शुरू करोगे, एक आपको 1 ही सेंटीमीटर कवर करना है स्टार्टिंग का, और 200 तक जाना है, उसको कवर करके एक रेखा, मतलब आपको क्या करना है, एक लंबवत रेखा खींच देनी है, एक बार बना देना है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे सेकंड के लिए कितने बच्चे, आइडिया लग रहा है आपको, 250 बच्चे हैं, कितने, ऐसे आपने 250 के लिए खींचा, फिर आपने 150, 300 और 250 के लिए, इसमें दोनों में देखिए कक्षा 2 और 5 में बराबर बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमने इसके लिए 150, फिर यहाँ पे 300, और इसके लिए कितना हुआ, फिर से 250, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा बच्चों, आपने दंड आलेख बना दिया। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं, बार ग्राफ। अब मैं अगर एक सवाल पूछूं, ये तो बार ग्राफ हो गया, अब बार ग्राफ को देख के अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको सिर्फ इसे देख के आंसर देना है कि कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो आप बता सकते हो जिसका सबसे लंबा बार होगा, ठीक है। तो बताइए वो कौन सी क्लास का है, क्लास नंबर
क्लास 4, ठीक है। इस तरीके से आपको ही देखना होता है। चलिए अभ्यास 21 करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नए गेंदबाज द्वारा 5 एक दिवसीय श्रृंखला के लिए लिए गए विकेटों की संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है श्रृंखला 1 में उसने 2 विकेट लिए हैं। ओके, इसमें ये बता दिया गया है इस बॉल को 2 विकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, इसने कितने विकेट लिए हैं, 4 विकेट। इसने कितने 4 विकेट लिए हैं, 4। इसने ये 2 है और ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 3 विकेट। इसने कितना लिया है, सिर्फ 1 विकेट, क्यों, क्योंकि आधा है। इसने कितने विकेट लिए, 6। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। श्रृंखला 3 में गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, श्रृंखला 3 में 3। उसके बाद उसके द्वारा एक श्रृंखला में लिए गए विकेटों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, श्रृंखला 5। श्रृंखला 5। अब देखो इस बोला है उसके द्वारा एक श्रृंखला में लिए गए विकेटों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, ठीक है। श्रृंखला 5, श्रृंखला 5 में कितने विकेट लिए गए हैं बच्चों, बताइए, 6। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, गेंदबाज ने 5 श्रृंखलाओं में कुल कितने विकेट लिए जो उसने खेले हैं, तो जोड़ दीजिए 4 4 3 1 6, तो कितना हो गया बताइए, 4 4 8 8 3 11 11 1 12 और 18, यानी 18 विकेट लिए हैं। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक चित्र आलेख बनाइए, जो आप क्या करेंगे, बार ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे आप इसे बनाएंगे। चाहे तो आप क्या करें, 100 का डिफरेंस ले लीजिएगा, नहीं तो 50 का ले लीजिएगा, ठीक है। नोट यहाँ पे आपको दिया भी गया है, 100 छात्रों को दर्शाने के लिए एक वर्ग का प्रयोग करें, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं दिया होता तब आप 50 100 ये आपकी मर्जी होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा की 5 लड़कियों द्वारा स्कूल पहुंचने में लिया गया समय नीचे दिया गया है। स्नेहा ने 40 मिनट लिए, प्रभा ने 35 मिनट, दीपा ने 15, राधा ने 25 और सीमा ने 20। अब देखिए बच्चों, ये समय ना आपको बताना पड़ेगा, घंटे में लिया है, मिनट में लिया है, ये बहुत बताना जरूरी है। अब आंकड़ों को क्या करना है, ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ये जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, यहाँ पे सेंट जोसेफ लाइब्रेरी के पाठकों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के चित्र आलेख का अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खेलकूद की पुस्तकें, देखिए यहाँ पे एक चीज और, ये है 500 पाठक और ये है 250 पाठक। आधी बुक का मतलब क्या है, 250 पाठक। यहाँ मुझे बताइए, ये हो गया 500, ये कितना हुआ 500 और ये 250, कितना हो गया 750 पाठक, है ना। 500 500 500 कितना हुआ 1500 पाठक। देन 500 500 500 1500 और 1500 और 250 1750। नेक्स्ट देखिए 500 500 1000 1000 और ये 250 1250। नेक्स्ट 500 500 500 500 2000, है ना, क्योंकि भाई एक की तो वैल्यू 500 है ना, और ये आधे वाले की वैल्यू कितनी है 250। 500 500 500 तो कितना हो गया 1500। इस तरीके से पहले आपको इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो। आई होप आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाला भी यही है। आपको यहाँ पे क्या बोला है, 4 छात्रों का भार दंड आलेख की सहायता से यह दर्शाया गया है। देखिए ये 4 छात्र दिए हुए हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये किसी भी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो वर्टिकल बनाओ, नहीं तो हॉरिजॉन्टल भी भार बना सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, उनका कुल भार ज्ञात कीजिए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि सबसे अधिक तथा सबसे कम भार किसका है। तो यहाँ पे बच्चों भार दे रखा है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें आपको पता चल गया सबसे अधिक भार किसका है, जॉन का, और सबसे कम भार है रानी का। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में भी आपको अगले पेज पे ये क्वेश्चंस बच्चों आपको खुद करने हैं। अगला क्या है, अगला भी सेम ही बोला गया है। इसमें एक लड़के की आयु के साथ बढ़ती लंबाई का दंड आलेख दिखाया गया है। ये आयु दी है और यहाँ लंबाई दी गई है। अब ये पूछा है 18वें जन्मदिन पर उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों देखो ये 18 एज है, इस पे इसकी लंबाई कितनी है 145 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा है उसने सबसे अधिक वृद्धि कब की। तो अधिक वृद्धि कब की है उसने, यहाँ पे देखिए 14 से 16 साल के बीच में, यानी 14 से 16 वर्ष, ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि की है ना, ये सबसे ज्यादा गैप है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या बताया है, 14 से 18 वर्ष के बीच उसने कितनी सेंटीमीटर वृद्धि की। तो देखिए ये 14 है, 14 से 18, तो 14 पे कितना था 13.5। उसके बाद ये 13.5, माय बैड बच्चों 13.5 नहीं 135 है। इसे यहाँ पे देखिए जब वो 14 वर्ष का था तो 135 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे वो 145 सेंटीमीटर का है।
तो कितने सेंटीमीटर का अंतर आया है? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इनके आपको क्या करना है? दंड आलेख बनाना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है? चित्र आलेख बनाना है और दंड आलेख बनाना है। आई होप ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें देखिए क्या बोला गया है, इन आंकड़ों को बार ग्राफ में दिखाइए। ठीक है, तो बार ग्राफ आई होप आप बना लेंगे। सो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।